नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आपके अध्ययन में कुछ और तथ्यों को समाहित करने के लिए आज मैं आपके समक्ष हाजिर हूं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर। आइए मां शारदे को वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। साथियों, जनवरी माह के क्रोनोलॉजी का अंतिम सेशन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। जानते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। आइए रुक करते हैं आज के अपने पहले बिंदु की ओर। साथियों, अपना पहला बिंदु है वो है अपने को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष मिले हैं। वो कौन है आइए जानते हैं। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्हें जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो दिसंबर 2024 में नियुक्त किए जाते हैं। मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया तब से अपने को 8 मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पहले मिल चुके थे और ये किस क्रम के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं तो ये 9वें क्रम के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन से क्रम के? 9वें क्रम के। और इन्होंने अपना जो कार्यभार ग्रहण किया है वो कब किया था साथियों? तो वो 23 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपने कार्यभार ग्रहण किया है। पहले साथियों अपने जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे वो अरुण कुमार मिश्रा जी थे। कौन थे? अरुण कुमार मिश्रा जी थे। और अरुण कुमार मिश्रा जी 1 जून 2024 को क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। तो उनके बाद यह पद क्या था? खाली था। लेकिन मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन? विजय भारती सयानी। विजय भारती सयानी जो कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य संभाल रही थी। कौन साथियों? तो विजय भारती क्या कर रही थी? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल रही थी। तो काफी लंबे समय से यह पद खाली था और अब जो पदासीन किए गए हैं तो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम को इस पद पर नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो साथियों जो न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है ये क्या है कि इनसे पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। जैसे ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो उन्हीं के साथ साथ 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि अपने मानवाधिकार आयोग में कुल कितने होते हैं? 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। इसका गठन कब किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और मानवाधिकार आयोग दिवस है वो कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अध्यक्ष के साथ साथ साथियों 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और वो कौन है? एक तो प्रियांक कानूनगो। कौन साथियों? तो प्रियांक कानूनगो की नियुक्ति की जाती है और इन्हीं के साथ डॉक्टर न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सागी की भी नियुक्ति की जाती है। जो प्रियांक कानूनगो थे वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। किसके? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? प्रियांक कानूनगो रह चुके हैं, जिन्हें अब मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया। यह महत्वपूर्ण तथ्य थे, ये आपको ध्यान में रखना है। जो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो आपको ध्यान में रखना है नए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम और वह कितने क्रम के हैं और उन्हीं के साथ साथ इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अरुण कुमार मिश्रा का स्थान लिया है और इनके साथ 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यह था साथियों अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनकी अपने चर्चा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु है साथियों अभी हाल ही में 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कहां पर साथियों? तो 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। किन्हें किन्हें नियुक्त किया गया है? जो ऊपर सारे तथ्य थे उनका सार एक में है, बस ये अपने को पता होना चाहिए। मणिपुर में जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो है अजय कुमार भल्ला। किन्हें साथियों? तो अजय कुमार भल्ला को क्या किया गया? मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम का जनरल वी के सिंह। किसको साथियों? जनरल वी के सिंह को मिजोरम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है और केरल में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को क्या किया गया है? राज्यपाल नियुक्त किया गया है और ओडिशा में हरिबाबू कंबपति को क्या किया गया है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कैसे याद रखेंगे? मणिपुर में क्या खाएंगे? बल्ला खाएंगे। कौन सा? दही बल्ला। मणिपुर में क्या खाएंगे? दही बल्ला खाएंगे। तो आप याद रख लेना। रम क्या होती है? रम लगभग जानते होंगे वाइन होती है। वाइन की एक क्वालिटी क्या होती है? रम होती है। और बढ़िया रम कहां पर मिलती है?
तो बढ़िया आर्मी में मिलती है। तो आर्मी में क्या होती है, जनरल। तो जनरल वीके सिंह ये पहले आर्मी में थे। तो मिजोरम से याद रखेंगे जनरल वीके सिंह, ये पहले आर्मी में जनरल थे। अब इन्हें क्या बनाया गया, राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार में कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में कौन है, खान। और केरल अरलेकर, इस प्रकार आपने याद रख लेंगे। ओडिशा में कौन है, बाबू। ओडिशा में कौन है, बाबू। तो इस प्रकार आप साथियों याद रख लेंगे। और पूर्व में यहाँ के राज्यपाल कौन थे, तो ये अनुसुईया उइके मणिपुर की थी। हरिबाबू कम्पति मिजोरम के थे, जो अभी हाल ही में ओडिशा के नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को केरल का नियुक्त किया गया, जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। और आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो बिहार के नियुक्त किए गए, जो पहले केरल के राज्यपाल थे। तो ये अपने को ध्यान में रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अपने बात करते हैं संजय मल्होत्रा की, जो अपने लिए इंडिया और राजस्थान दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार, आइए चर्चा करते हैं। जैसे ही आपसे मुखातिब होऊंगा इनके तथ्यों को लेकर, तो आप भी जानेंगे कि बेहद खास है और रियलिटी में बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है संजय मल्होत्रा जी, इसलिए मैंने इन्हें इंपॉर्टेंट लिखा है। जिन्हें आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें, संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के नए गवर्नर के। और ये साथियों कौन से किस्म क्रम के होंगे, तो 26वें क्रम के ये अपने आरबीआई के गवर्नर रहने वाले हैं। कौन से क्रम के, तो 26वें क्रम के ये आरबीआई के गवर्नर रहने वाले हैं। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय मल्होत्रा ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये आरबीआई का गवर्नर पद संभालने से पूर्व वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव भी थे। क्या थे, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव भी थे। और संजय मल्होत्रा ने इस पद पर शशिकांत दास जी का, अपने पहले जो 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो शशिकांत दास जी थे। उनका स्थान किसने लिया है, तो संजय मल्होत्रा जी ने लिया है, जो राजस्थान कैडर के 1990 के आईएएस अधिकारी थे। 11 दिसंबर 2024 को रिटायरमेंट होते हैं। और शशिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने थे। कौन से साथियों, 25वें गवर्नर बने थे। संजय मल्होत्रा जी अपने राजस्थान की दृष्टि से क्यों खास है, तो अभी आपके सामने यह फैक्ट प्रस्तुत करता हूं। संजय मल्होत्रा बीकानेर राजस्थान के मूल निवासी हैं और अपने राजस्थान की धरा का कोई महान व्यक्तित्व क्या होता है कि भारत के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बनते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो जितने भी नोट छपते हैं उन पर किन के साइन होंगे, तो संजय मल्होत्रा जी के साइन होंगे। अब जितने भी नोट छपेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनके नाम से नोट भी चलने वाले हैं। तो और किस कैडर के हैं, वो 1990 दशक के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने लिए बेहद खास है। अपने से प्रश्न राजस्थान में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले के व्यक्ति को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो इसलिए बीकानेर से बिलोंग करते हैं संजय मल्होत्रा जी, जिन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आइए गवर्नर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है ना, वो आरबीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगर कोई भी आरबीआई नोट जारी करता है तो उस पर किसके साइन होते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर के साइन उस पर होते हैं। बात करूं आरबीआई के कार्यकाल की, तो आरबीआई के गवर्नर के कार्यकाल 3 वर्ष का होता है साथियों। कितने वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर बात करूं भारतीय पहले गवर्नर, क्योंकि ये तो अंग्रेज थे, भारतीय पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। और सबसे अधिक लंबे समय तक जो आरबीआई के गवर्नर रहे वो सर बेनेगल रामाराव रहे थे। और सबसे कम समय तक आरबीआई के जो गवर्नर रहे वो अमिताभ घोष रहे थे। कितने दिन तक, केवल 20 दिन तक। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करूं नेक्स्ट फैक्ट की, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं और 5 दिसंबर 2024 को इन्होंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। कब साथियों, तो 5 दिसंबर 2024 को
और ये अपने लिए इस प्रकार खास है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस है राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार ये 2014 में बनते हैं, उसके बाद 2019 में 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद तीसरी बार 5 दिसंबर 2024 को पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन होते हैं। कौन? देवेंद्र फडणवीस। ये आप जानेंगे। तो बात करूं अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो ये साथियों अपने लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना है। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का। जस्टिस मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस जीएस संधवालिया को मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश का नियुक्त किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो पहले न्यायाधीश थे कौन? डीवी सुब्रमण्यम जिन्हें मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और उमेश चावला जिन्हें राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है भारत सरकार के। और इनके साथ अन्य जो नियुक्तियां हैं, विनीत जोशी जिन्हें उच्च शिक्षा सचिव भारत सरकार का नियुक्त किए गए हैं। रचना शाह जिन्हें सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के नियुक्त किए गए हैं। निर्जा शेखर जिन्हें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नीलम शमशी जिन्हें सचिव नियुक्त किए गए कपड़ा मंत्रालय के। और संजय सेठी जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ बात करूं कि भारतीय मूल के उन महान हस्तियों के बारे में जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियां प्रदान की गई है, तो उनमें जो नाम आता है वो मदन बी लोकुर को भी आता है। किसका साथियों? मदन बी लोकुर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में उन महान व्यक्तित्वों की श्रेणी में शामिल हुआ है जिन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। साथियों पहले जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की यह आंतरिक न्याय प्रणाली है क्या, क्योंकि उसके बाद ही अपने को समझ आता है कि आंतरिक न्याय प्रणाली है क्या, उसके सदस्य के रूप में क्यों नामित किया गया। जो आंतरिक न्याय परिषद है जो संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन के अंदर स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति महासचिव के द्वारा की जाती है। और अपने जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुतारेस है। और जिसके कार्यकाल कितना होता है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो यह क्या इसका साथियों क्या कार्य होता है कि न्याय परिषद का कार्य होता है कि संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के अंदर स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो कौन निभाती है? आंतरिक न्याय परिषद ही निभाती है। जिनके 5 सदस्य होते हैं उनमें से एक जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मदन बी लोकुर को नियुक्त किया गया है। और इनकी यह नियुक्ति का कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। और इनके साथ साथ अन्य जिनकी नियुक्ति की गई है वो उरुग्वे से कार्मेन आर्टिगास, ऑस्ट्रेलिया से रोजली बाल्किन, ऑस्ट्रिया से स्टीफन बेर्जिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से जे पोजेनल भी शामिल हुए हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर के बारे में अगर जानकारी अर्जित करें तो 6 वर्षों से अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद जस्टिस लोकुर 30 दिसंबर 2018 को रिटायर्ड होते हैं। और उन्हें 2019 में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के गैर निवासी पैनल के न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। जस्टिस लोकुर किसी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश हैं। ये अपने लिए खास है, तो इसलिए हर फैक्ट अपने लिए खास है। तो मदन बी लोकुर को आपको ध्यान में रखना है, उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कुछ की गई तो फ्रैंकोइस बायरू जिन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसे? फ्रैंकोइस बायरू को। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों ने 13 दिसंबर 2024 को फ्रैंकोइस बायरू को वर्ष 2024 का अपना तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो मिखाइल कावेलाथिली को जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेटुम्बो नदी नेतेत्वा, ये आपको ध्यान में रखना है नेटुम्बो नदी नेतेत्वा को, क्योंकि नामीबिया की पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है इसका जो गौरव हासिल हुआ है वो किसको हुआ है? नेटुम्बो नदी नेतेत्वा को। क्योंकि नामीबिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला नामीबिया की राष्ट्रपति के लिए चुनी गई है। तो साथियों इसके अलावा अगर मैं बात करूं सम्मी सिल्वा जो क्या बने एसीसी के अध्यक्ष का पद पर जिन्हें नियुक्त किए गए हैं श्रीलंका के शमशी सिल्वा।
जिन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पद दिया गया है। इससे पूर्व जो यह पद था वो भारत के जय शाह का पास था, और जय शाह जैसे ही इस पद को छोड़ते हैं तो समीर सिल्वा को इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। एसएससी के एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो समीर सिल्वा को यह पद दिया गया है। राजीव मेहता बने एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव। बस इतना ही याद रखना है कि एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो राजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया है, और इनमें से कुछ खास है नहीं। जानते हैं अब अपने नेक्स्ट बिंदु को, बढ़ते हैं उन महान व्यक्तित्व का निधन के बारे में कि जो इस धरा पर अपने काफी उपलब्धियों के बारे में फेमस रहे और वर्तमान में क्या हो चुके हैं, स्वर्गलोक में जा चुके हैं, तो उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 92 वर्ष की आयु में हुआ। कितने वर्ष की आयु में? 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन होता है, और जो इनका अंतिम संस्कार है वो 28 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ बौद्ध घाट पर किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने मनमोहन सिंह जी के इस निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। कितने दिन का? 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। मनमोहन सिंह जी 22 मई 2004 को देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। उन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए और 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। वह देश के पहले सिख हैं और चौथे सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बने, और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण कार्य किया अपने जीवन में, वो है वैश्वीकरण और उदारीकरण नीति को लेकर ये काफी फेमस रहे थे। जब ये नरसिम्हा राव की सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। सूचना का अधिकार को लेकर ये काफी चर्चित रहे थे, और रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है वो इन्हीं की देन है। अमेरिका में न्यूक्लियर डील की मार्च 2006 में, और पहचान के रूप में जो आधार कार्ड को संचालित किया जनवरी 2009 में। तो इस ऐतिहासिक कार्यों के लिए इनकी महान उपलब्धियां है। और आइए एक परिचय के रूप में अपने इनके जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जन्म इनका होता है 26 सितंबर 1932 को, जो भारत के पंजाब के गाह में हुआ था, अभी यह पाकिस्तान में है। पिता का नाम है गुरमुख सिंह, और माता का नाम है अमृत कौर, और पत्नी का नाम है गुरुशरण। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की, पीजी भी वहीं से की, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल किया, और 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इन्हें 1982 से 85 तक नियुक्त किया जाता है, और इसके बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, और नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, और 1991 से 2019 तक असम से राज्यसभा सांसद रहे, और राजस्थान से राज्यसभा सांसद 2019 से 2024 तक रहे, और उन्हें अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियों के साथ, पुरस्कारों के साथ नवाजा गया। उनमें कौन कौन से नाम शामिल है? तो पद्म विभूषण 1987 में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के एशिया मनी अवार्ड से 1993 और 94 में उन्हें सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के यूरो मनी अवार्ड से भी 1993 में उन्हें सम्मानित किया। विदेशों से जो सम्मान मिले वो सऊदी अरब ने दिया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, और जापान ने दिया ऑर्डर ऑफ द प्लाउनिया फ्लावर। ये जो सम्मान थे इन्हें विदेशों से अर्जित किए थे। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हुआ है। 90 वर्ष की आयु में श्याम बेनेगल जी का 13 दिसंबर 2024 को निधन हो जाता है। ये अपने अंकुर, मंडी, मंथन जैसी फिल्मों के लिए काफी फेमस थे, जिन्हें 1976 में पद्मश्री से नवाजा गया और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वह उन्हें 2005 में मिल चुका था, और उन्हें 18 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। तो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे श्याम बेनेगल जी, जिनका 90 वर्ष की आयु में 23 दिसंबर 2024 को स्वर्ग में गमन कर चुके हैं। तो ये अपने को फैक्ट ध्यान में रखने हैं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी का 73 वर्ष की आयु में आइडियोपैथिक पैल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी से इनका
निधन 16 दिसंबर 2024 को अमेरिका में हो चुका है। उन्होंने अपना एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड 1973 में लॉन्च किया और ये काफी महान उपलब्धियों के धनी हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। तबले वादक कौन? उस्ताद जाकिर हुसैन। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करो साथियों नेक्स्ट फैक्ट की, तो नेक्स्ट फैक्ट अपने लिए है अन्य दिवंगत हस्तियों की। तो जिम्मी कार्टर की बात करूं, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका भी निधन हो चुका है। एम.टी. वासुदेवन नायडू, जो मलयालम साहित्य एवं सिनेमा जगत के प्रसिद्ध कलाकार थे। ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता थे, उनका 20 दिसंबर 2024 को निधन हुआ है। पंडित संजय राम मराठे, ये प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक थे, जिनका 15 दिसंबर को निधन हुआ। पुरुषोत्तम उपाध्याय, प्रसिद्ध गुजराती गायक थे। तो इस प्रकार ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। यून सुक योल के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित। ये यून सुक योल कौन थे? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। तो यून सुक योल, उनके खिलाफ क्या है? महाअभियोग लाया गया और वह पारित भी हो चुका है। महाअभियोग, ऐसा महान व्यक्ति जिसके लिए अभियोग लाए जाए, व्यक्ति कहें या पद कहें, पद ज्यादा उचित रहेगा। ऐसा महान पद जिसके पद के प्रति उस पर अभियोग लाया जाए, तो वह महाअभियोग कहलाता है। तो वह राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के खिलाफ पारित हो चुका है, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। धोनी को यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब यूरोग्रिप टायर्स है, कोई भी अगर ब्रांड लॉन्च करेगा तो उसकी ऐड कौन करने वाले हैं? तो कैप्टन कूल, एम.एस. धोनी उसकी ऐड करेंगे, क्योंकि यूरोग्रिप टायर्स के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो धोनी बने हैं। प्रमुख दिवस और सप्ताह है वो आप देख सकते हैं, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा साथियों। बात करूं मैं चर्चित पुस्तकों की, तो चर्चित पुस्तकों में है द अनयील्डिंग जज, गौरी ग्रोवर की है। तो इसमें अपने को याद हो ही जाएगी द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए.एन. ग्रोवर। ए.एन. ग्रोवर आएगा तो गौरी ग्रोवर की है। माय बिलव्ड लाइफ, माय बिलव्ड लाइफ आपको याद रखना अमित कुमार से, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। फ्रॉम दुबई टू कराची, अब दुबई कराची कौन गए? तो हुसैन सारे कहाँ जाते हैं? कराची जाएंगे, तो इस तरीके से आप याद रख सकें। एस हुसैन जैदी, जैदी ने जिद की कहाँ? कराची जाने की, दुबई से कराची जाने की, हुसैन जैदी। एनलाइटमेंट, ए न्यू बिगिनिंग, एनलाइटमेंट यानी जिसे अंधेरे से रोशनी कर एक नई जो जर्नी स्टार्ट करता है, नई शुरुआत करता है, तो वह एक सदगुरु ही करा सकता है। कौन करा सकता है? अच्छा गुरु ही क्या करवा सकता है? एक नई बिगिनिंग करवा सकता है। तो इस प्रकार आप याद रख लेंगे, पुस्तकें आसानी से आपको याद होने वाली है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया। 26 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम में तीसरे वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सुपोषित ग्राम अभियान का शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा, क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? तो इसका उद्देश्य साथियों है ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कुपोषण को समाप्त करना है। यानी कुपोषण को समाप्त करने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान लॉन्च किया गया है और इस अभियान के शुभारंभ के अवसर पर 10,000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया। भारत और मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब अपने को जो प्रश्न बनते हैं सैन्य अभ्यासों से वो यही बन सकते हैं कि यह सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के मध्य संचालित किया जाता है या किन किन देशों के मध्य होता है। तो ये जो बातें हैं ये अपने को ध्यान में रखनी है। तो भारत और मलेशिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो हरी माऊ शक्ति का आयोजन किया जाता है और इसका ये चौथा संस्करण था। कौन सा था? चौथा संस्करण था, जो मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में 2 से 15 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ। ये अपने को ध्यान में रखना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि कौन सा अभ्यास था? तो हरिमाऊ शक्ति था। कौन सा संस्करण था? चौथा। कब इसका आयोजन हुआ? तो 2 से 15 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ। याद कैसे रखेंगे? याद करवाता हूं। देखो, माऊ किन का वहां बागड़ी में, अपनी भाषा में माऊ किसको बोलते हैं? या तो कोई बोलते हैं बड़ी मम्मी को, ताई जी को माऊ बोलते हैं, ठीक है, तो कोई अपनी मम्मा की भी बोलता है। तो माऊ क्या है कि माऊ मलेशिया जाने वास्ते क्या होगी? हरी होगी। कि माऊ मलेशिया जाने वास्ते क्या होगी? जिये क्यों माऊ मलेशिया चलना, तो माऊ क्या होगी? हरी होगी। तो भारत और मलेशिया के बीच क्या होता है? हरी माऊ शक्ति होता है। तो इस तरीके से याद रख लेंगे कि माऊ मलेशिया जाना, नाम लियो, जब नाम लेते हैं क्या होगी? हरी होगी। यानी हरी होगी मीन बढ़िया सचेत होगी, खुश होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बात करूं मैं साथियों सिलीनेक्स की,
तो ये सिलिनेक्स है वो श्रीलंका और भारत के मध्य आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन 17 से 20 दिसंबर 2024 को हुआ और विशाखापट्टनम की पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में हुआ। और इसका जो 2 चरणों में होता है, ये बंदरगाह चरण तो 17-18 दिसंबर को हुआ और समुद्री चरण था वो 19 से 20 दिसंबर को आयोजित हुआ और इस अभ्यास का यह 11वां संस्करण था। भारत और कंबोडिया के मध्य संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स, जिसका आयोजन पहला संस्करण था वो 1 दिसंबर 2024 को पुणे में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। तो ये सिनबेक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यह पहली बार क्या हुआ है, आयोजित हुआ है। कौन सा? सिनबेक्स, जो किस किस के मध्य होता है? भारत और कंबोडिया के मध्य किया गया। भारत, फ्रांस और दुबई का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट, ये हवाई सेना का अभ्यास था। कौन सा? डेजर्ट नाइट, जो भारत, फ्रांस और दुबई का संयुक्त अभ्यास रहा। ठीक है साथियों, ये अपने को ध्यान में रखना है। और कब इसे संचालित किया गया? तो दिसंबर 2024 में इसका युद्धाभ्यास है जो संयुक्त रूप से किया गया। किन किन देशों का? भारत, फ्रांस और दुबई, ये आपको ध्यान में रखना है। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा, डेजर्ट नाइट है वो संयुक्त सैन्याभ्यास है, वो किस किस देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत, फ्रांस और दुबई के मध्य आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जनवरी में पहले सत्र के बाद यह दूसरा डेजर्ट नाइट अभ्यास है। प्रमुख सम्मेलन है वो इस प्रकार है कि पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कब इसका आयोजन किया गया? 11-12 दिसंबर को किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। पहले अपने को पैराग्राफ के रूप में मिलते थे, अब ये क्रोनोलॉजी प्रकाशन को मैंने कहा कि आप इस प्रकार दीजिएगा फॉर्मेट कि एक एक वर्ड में वन लाइनर को बनाकर दीजिएगा। अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको पैराग्राफ में न देकर, क्योंकि पढ़ना इजी हो जाएगा। जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं उनको पढ़ना इजी होता है। आयोजन तिथि कब? 11 से 12 दिसंबर। आयोजन स्थल कहाँ? नई दिल्ली में उसका आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता कौन थे? तो बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। इस प्रकार ये कितना इजी हो गया यह फॉर्मेट। तो यह कैसा लगा आपको फॉर्मेट, आप जरूर बताइएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी का सरल से सरल बनाने का कार्य जो किया जा रहा है वो मैं लगातार एफर्ट कर रहा हूं कि मेरे साथियों को बहुत ज्यादा सुगम रहे। और क्रोनोलॉजी प्रकाशन ने भी सराहना की थी कि आपने एक सही फॉर्मेट हमें प्रदान किया है। मुख्य सचिवों को चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन, आयोजन तिथि कब थी? 13 से 15 दिसंबर 2024। कहां पर इनका आयोजन हुआ? तो नई दिल्ली में। सम्मेलन की अध्यक्षता वो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की और प्रतिभागी जो देश थे वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल थे। रोजगार को लेकर यह किया गया था सम्मेलन। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस व आरोग्य एक्सपो, जिसका आयोजन देहरादून में किया जाता है। आयोजक थी विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन। थीम थी इसकी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। और प्रतिभागी जो थे 10,000 से अधिक लोग इसके क्या थे? प्रतिनिधि थे। और साथियों बात करूं मैं इंपॉर्टेंट की तथ्य की, तो वह विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ किया जाता है? चेन्नई में किया जाता है। कौन था आयोजक? तो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस द्वारा इसका आयोजन किया गया। प्रतिभागी देश थे वो 17 देश थे और 21 संगठन, और 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। सबसे खास है अपने लिए COP 16, जो पर्यावरण को लेकर लगातार प्रकृति के साथ दोहन ना हो तो उनके सुरक्षा उपायों के लेकर लगातार सम्मेलन करते रहते हैं। तो यह COP 16 16वां सम्मेलन था। आयोजन किया जाता है 2 से 13 दिसंबर 2024 को। कहां पर? रियाद में। तो पहली बार पश्चिम एशिया ने यह महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी की। किसने की? तो पश्चिम एशिया ने। इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो कौन थे? किन किन को लेकर फोकस किया गया? भूमि पुनर्द्वार को, सूखे से निपटने की क्षमता को लेकर, सतत विकास लक्ष्यों के केंद्र में भूमि को लेकर, और महिलाओं के भूमि अधिकार को लेकर इसमें चर्चा की गई, महत्वपूर्ण बिंदु इसमें रखे गए। अब बात करूं साथियों महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, तो जलवाहक योजना जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, 2 ब्रह्मपुत्र और 16 पर अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए जलवाहक योजना प्रारंभ की गई है। क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है? तो साथियों सड़क मार्ग और रेल मार्ग, इन पर आवाक को भार को कम करने के लिए जलवाहक योजना जारी की गई है, लॉन्च की गई है, कि ताकि जल से भी अगर वो परिवहन होगा तो एक तो सस्ता होगा और इनसे सड़क और रेल मार्ग पर
भाई भार भी कम होगा, बोझ भी कम होगा और आसानी से सुगम तरीके से क्या होगा, लगेज का आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना को ध्यान में रखते हुए जलवाहक योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसमें यह बताया गया 300 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी का कोई कार्गो मालिक परिचालन करता है तो उसे 35% प्रतिपूर्ति भी मिलेगी। यानी 300 किलोमीटर से अधिक कोई कार्गो मालिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है जलमार्ग के द्वारा तो उसे क्या दिया जाएगा, 35% हमारी सरकार द्वारा उसे मुआवजा दिया जाएगा। और यह योजना 3 वर्षों तक वैध रहने वाली है। और इसका जो किस एजेंसी के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और अंतर्देशीय तटीय शिपिंग लिमिटेड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मेला, महोत्सव और प्रदर्शनी। 19वां केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया और इसका आयोजन किया गया वो 13 से 20 दिसंबर को आयोजित किया गया। विरासत साड़ी महोत्सव, जिसका आयोजन नई दिल्ली के जनपथ में हैंडलूम हाट में विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया और यह इसका तीसरा संस्करण था और इसमें हाथ से बनी हुई साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। दुबई में फुटवियर और चमड़े की प्रदर्शनी लगाई गई और चमड़े से जितने भी उत्पाद थे उनको यहाँ पर प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पोर्टल ऐप, ये बहुत खास है। अनचक्कर और स्कैन। अनचक्कर ये अपने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्री हैं कौन, प्रहलाद जोशी जी ने उनको अनचक्कर और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया। ये स्कैन पोर्टल क्या है, सब्सिडी क्लेम ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनएफएसए। जो एनएफएसए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत अपने को जो भी गेहूं या चावल बीपीएल कार्ड हो गए या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे समुदाय को जो वितरित किए जाते हैं तो उनको सब्सिडी के रूप में जो भी अब जो लागत होती है वो 250 करोड़ रुपए सालाना होती है सरकार की, उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए यह स्कैन ऐप चलाया गया है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम है WFP है, उसकी स्थापना जो की गई थी वो 1961 में रोम इटली में की जाती है। और जो ये अनचक्कर और स्कैन पोर्टल है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। तो ये फैक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करूं मैं पर्यावरण एवं परिस्थिति की, तो असम ने पहली बार गंगा नदी में डॉल्फिन को टैग दिया है। तो बस इतना ही इसमें खास है कि भारत में असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बात करूं तो किसान कवच, जिस प्रकार कोई भी कीटनाशक है, स्प्रे होगी, खाद होगी, उसका अपने जब किसान अपने खेतों में डालते हैं तो उसके जो प्रभाव है सभी कीटनाशकों का वो अपने स्किन पर, श्वास पर, ठीक है, तो सभी पर पड़ता है तो अपने श्वास लेने में दिक्कत आती है, कभी भी चढ़ जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। तो एक किसान कवच कीटनाशक का अनावरण किया है जिससे किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने वाले हैं, जिसका अनावरण किया वो 17 दिसंबर 2024 को। कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किसने किया है, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इनका अनावरण किया है कि अब अपन खेत में डालेंगे तो इससे किसी प्रकार की कोई दृष्टि हानि, चरम हानि, मृत्यु संबंधी कोई ऐसी घटनाएं इससे नहीं होगी। और यह जिसके द्वारा डेवलप किया गया है वो सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखें। देश का डायबिटीज बायोटेक चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, जो क्या करेगा, शुगर को लेकर उसके कारणों की अनुसंधान करेगा भी, किस प्रकार इससे निजात पाई जा सकती है, इसे कम किया जा सकता है। तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक है वो चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई की है, 17 वर्षीय है। काम्या कार्तिकेयन ने 7 महाद्वीपों के 7 सबसे बड़ी चोटियों को फतेह करी है, अपने लिए रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो को नस्ते नाबूद किया, यूरोप की माउंट एल्ब्रूस को नस्ते नाबूद किया, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को को नस्ते नाबूद किया, दक्षिण अमेरिका की माउंट एकांकागुआ को नस्ते नाबूद किया और उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली को और एशिया की माउंट एवरेस्ट को फतेह कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में स्थापित किया गया है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है, विक्टोरिया
मार्केट की बिल्डिंग में इसे स्थापित किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसका जो उद्घाटन है वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनमोहन यादव जी के द्वारा 15 दिसंबर 2024 को किया जाता है। और इसमें दो चीजें बहुत खास है, एक तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ और एक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी एवोल्यूशन ऑफ किस प्रकार अर्थ धरती की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार यह धरती की रचना हुई, यह सब इसमें म्यूजियम में बतलाया जाएगा। और एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कि अपना जीवन भी किस प्रकार संचालित हुआ, किस प्रकार इसका उद्भव हुआ, यह सब बातें हैं इस साइंस म्यूजियम में प्रदर्शनी द्वारा बतलाई जाएगी। तो देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम है वो ग्वालियर में बनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रेन रोट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो रहा है वो ब्रेन रोट रहा है। और इसका अर्थ होता है कि सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहने की एक कॉमन जो ट्रेंड है उसे ब्रेन रोट कहा जाता है कि अपना जो ब्रेन है वो रोट हो जाता है। ब्रेन रोट हो जाता है कि अपने उस अगर कोई स्क्रीन पर चल रही है चीजें उन्हें स्क्रॉल करते रहते हैं तो वे बजाय उन्हें स्क्रॉल करना क्या है, ब्रेन रोट हो जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसी प्रकार मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। डिक्शनरी.com है उसने डिम्यूर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी है उसने ब्रेड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह था आज के सेशन में अपने लिए कुछ खास। मिलते हैं अपने नए सेशन में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथी।